Welcome back, students. This is the second lecture in the series of Rajasthan JEE examination, which I have launched. Strength of material is the topic. The second lecture on strength of material is here. So let's begin. जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसको जरा पढ़ लेते हैं. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिज्मेटिक बार है जिसकी वॉल्यूम है V. उसको हमने एक टेंसाइल फोर्स से एक्ट करवाया. एक प्रिज्मेटिक बार जिसमें एक टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है. इस प्रिज्मेटिक बार की इनिशियल वॉल्यूम है V. वो कह रहा है कि इसकी फाइनल वॉल्यूम के बारे में आप बताइए मुझे इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड पॉइजन्स रेशियो. अब देखिए, इट इज अ डेरिवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, और डेरिवेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि वी लर्न द फाइनल रिजल्ट. हम आखिरी रिजल्ट को याद कर लें. तो फाइनल रिजल्ट इसका इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एंड म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वॉल्यूम. यानी इसको खींचने पे जो वॉल्यूम आएगा उसकी वैल्यू होगी ये. ठीक है. अब जब इसकी फाइनल वॉल्यूम मालूम चली गई है तो अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम V थी हमारे पास, तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम इसको निकालें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस 1 टाइम्स V इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम. अगर मैं इस V को नीचे ले जाऊं यहां पे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा V अपॉन V, जो क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास एक और आ गया इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात चली ही है तो चलिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में थोड़ा सा और हम जो इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनके बारे में अब लोग बात कर लेते हैं. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को निकालने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ लीनियर स्ट्रेन इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस. तीनों डायरेक्शन की लीनियर स्ट्रेन को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू होगी. अब लीनियर स्ट्रेन पे आते हैं. इसी की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको अगर मेरे को स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना है तो दिस विल बी इक्वल टू this will be the value of longitudinal strain in the x direction. So similarly y direction और z direction में बस ये सिग्मा x की जगह पे सिग्मा y और सिग्मा z आ जाएगा और इन दोनों की जगह पे वो बाकी दोनों टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगे. तो अगर मैं इन तीनों टर्म्स को यानी इसको और इसको इसमें स्ट्रेस के टर्म्स में जाके पुट करता हूं तो माय फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गेट्स रिड्यूस्ड टू दिस वैल्यू. ये होती है वैल्यू मेरे पास. अब देखिए, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ बताया था आपको. देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मेरे पास 0.5 हो जाए तो क्या होता है? वो मटेरियल हो जाता है इनकम्प्रेसिबल, यानी उसकी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा. अब देख लीजिए, 0.5 की वैल्यू को आप इसमें जैसे ही पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0. ये हो गया. दूसरी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है वो ये है, जो आपको लिखना भी है. ये दोनों चीजें आपको लिखनी है, एक तो ये और दूसरी चीज ये कि अगर मेरे पास अलजेब्राइक सम ऑफ द स्ट्रेस एक्टिंग इन द थ्री डायरेक्शन मेरे पास 0 आ जाए तो भी मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू 0 आ जाती है. समझ में आ गई मेरी बात? ऐसा है. तो इनकी तीनों का जो अलजेब्राइक सम होगा अगर वो 0 हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.5 होगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा. ठीक है. इतना मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बताना चाहता था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर इज अ कंपोजिट बार व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉपर एज वेल एज स्टील. और उस बार को मैंने क्या किया? हीट कर दिया. क्या कर दिया? हीट कर दिया. तो कॉम्पोजिट बार मतलब क्या? एक ऐसा बार जो दो मटेरियल या दो से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ है. ठीक है. तो अब इसके हिसाब से वो ये कह रहा है कि एक बार होगा सर मेरे पास, उस बार में ऊपर जैसे मान लेते कॉपर, नीचे मान लेते स्टील. इसको मैंने नीचे से आग लगा दी तो इससे क्या होगा?
इसमें एक्सपेंशन आएगा, क्या आएगा, एक्सपेंशन आएगा। अब एक्सपेंशन कौन सी चीज गवर्न करती है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये वो वैल्यू होती है जो किसी भी मटेरियल के थर्मल एक्सपेंशन की कैपेसिटी को क्वांटिफाई करती है, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कुछ मटेरियल्स की जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, वी शुड कीप देम इन माइंड। तो मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, स्टील की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की। स्टील की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 13.2 इंटू 10 टू द पावर -6, इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 16.5 इंटू 10 टू द पावर -6, और इसकी वैल्यू कुछ 23.5 के आसपास होती है, कुछ लोग 25 भी कहते हैं, पर ठीक है चलता है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये तीनों वैल्यूज तो आपको याद करनी है। अब इसको देखिए बिना सॉल्व किए कैसे सोचना है इस चीज के ऊपर, ध्यान से देखना। मैंने इसको गर्म किया, जैसे ही ये गर्म हुआ तो स्टील का अल्फा क्या है, कम है, कॉपर का अल्फा क्या है, ज्यादा है। कॉपर का अल्फा हो गया ज्यादा, इसका मतलब कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन आएगा और स्टील में कम एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कॉपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था और ये इतना ही बढ़ा, ठीक है, ये ज्यादा बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा। अब क्योंकि दोनों के दोनों ज्वाइंट हैं एक दूसरे से, तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इन दोनों के अंदर जो स्ट्रेन आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, टेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर मैं हीट करूंगा तो कॉपर में आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्टील में आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने पहले पढ़ लिया होगा, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके और इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि मेरे पास एक मटेरियल जिसमें सिर्फ टेंसाइल लोड लगाया गया है, उस मटेरियल के ऊपर मुझे बताना है कि ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के टर्म्स में क्या होगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एक मटेरियल है जिस पे मैंने टेंसाइल लोड लगाया मैंने इस मटेरियल के ऊपर। तो अगर इस मटेरियल पे टेंसाइल लोड लगाए तो मैं किसी भी इसके एक एलिमेंट को अगर उठा के देखता हूं तो उस पे स्ट्रेस की कंडीशन कैसी बन रही है, सिग्मा आ रहा है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रेस इसमें जनरेट नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं इसके केस में, पहला है सिग्मा, दूसरा है जीरो। इस प्लेन पे जीरो, इस प्लेन पे सिग्मा। अब आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कहलाया। प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाने की एकमात्र कंडीशन यही होती है कि हर वो प्लेन जिस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाए वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है, उस पे लगने वाला जो स्ट्रेस होता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। तो इस जैसी एलिमेंट में मेरे पास जो स्ट्रेस आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, वो जीरो आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर हो गया, ठीक है। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं कि आपको जब भी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है, डिफरेंस इन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा, दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, जीरो, सिग्मा माइनस 0/2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस, वो ये है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अगर मैं 2 को इधर लिख दूं तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूं कि द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट ट्वाइस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के बारे में। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी वो होता है कि मान लेते हैं कि एक प्लेन है जिस प्लेन पे एक नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है और एक शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। उन दोनों के बारे में यही खासियत होती है कि किसी एक प्लेन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है स्ट्रेस, उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। जो उसके अलोंग एक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होगा, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इज नथिंग बट द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दीज स्ट्रेसेस, दैट इज शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस, अलोंग द नॉर्मल
वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर के अबाउट ये जो एंगल आ रहा है, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रेन्ड बॉडी है जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वली एक्ट कर रहे हैं, तो यानी टाउ इज इक्वल टू सिग्मा। मैंने क्वेश्चन में देख लिया, अगर टाउ की वैल्यू सिग्मा के बराबर हो गई तो मैं क्या कह सकता हूं, बाय वेक्टर लॉ डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्रीज। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आखिरी क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, हल्का सा बड़ा है, थोड़ा हमें घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसपे दो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, एंड सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। वो ये कह रहा है कि हमें रिजल्टेंट निकालना है उस प्लेन पे जिसपे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। अब ध्यान देना, मैंने अभी तक आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी का प्लेन बता रहा हूं जिसे मैं कहता हूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन पे शियर स्ट्रेस एक्ट करते हैं, इनके साथ साथ में नॉर्मल स्ट्रेसेस भी एक्ट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस भी एक्ट करते हैं। ये है मैक्सिमम शियर प्लेन। और अगर मैं प्रिंसिपल प्लेन की बात करूं तो वो भी मैं बना देता हूं। प्रिंसिपल प्लेन ऐसे होते हैं, इसमें शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, तो दिस इज द मैक्सिमम नॉर्मल प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन, जो भी आप प्रिंसिपल प्लेन ही कहा जाता है इसको। इसके बारे में पहले वाले क्वेश्चन में बात हो गई थी, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैक्सिमम प्लेन के ऊपर, मैक्सिमम शियर प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है ना, उसकी वैल्यू मान लेते हैं जैसे सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस। इस सिग्मा एन की वैल्यू होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2, यानी एवरेज ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का जो एवरेज होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस बन के मैक्सिमम शियर प्लेन पे एक्ट करता है। और दूसरी चीज जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, ये तो मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम शियर प्लेन पे ये दोनों स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं, टाउ मैक्सिमम और सिग्मा एन। अब अगर मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली दोनों के दोनों 90 डिग्रीज के ऊपर हैं, तो वेक्टर एडिशन कर देंगे हम। कैसे, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट स्ट्रेस। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनली एक वैल्यू मिलेगी सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर प्लेन, both of them are inclined to each other at 45 degrees and 135 degrees angle। बस इतना ही है इस लेक्चर में, बाकी मैं आपको अगले लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।